हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो टेस्ट आपको दिया था उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जैसे कि आपको ये 10 क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट में, ठीक है, और टेस्ट हमारा था बायोमोलिकुल्स चैप्टर पर, तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले 5 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन, ठीक है, ग्रुप। अब कार्बोहाइड्रेट्स यानी क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस भी किया था, ठीक है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, ये हमने क्लासिफिकेशन इसका किया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो उसकी डेफिनेशन में जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है या फिर वहाँ पर कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो जैसे कि यहाँ पर जो है CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप भी है, और OH, अब उसमें नेमिंग डेफिनेशंस को आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी कहा गया है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, ये तीनों ग्रुप्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ओके, ये अपने लिए करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है स्टार्च कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। हमने शुरुआत में ग्लूकोज का प्रिपरेशंस देखा था, ठीक है। तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन हमने सुक्रोज से किया था और स्टार्च से किया था। स्टार्च में लार्जर नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट होते हैं। अब ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकराइड है। तो स्टार्च में ग्लूकोज के लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और कमर्शियल लेवल पर देखा जाए तो हम एक्चुअली सुक्रोज से ही ग्लूकोज को मोस्टली प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्च में ये जो C6H10O5 हैं, ठीक है, C6H10O5 के यहाँ पर nth नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, ओके, और इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें nth नंबर ऑफ क्या मिलते हैं? एक्चुअली मोनोसैकराइड्स के यूनिट्स मिलते हैं, दैट इज C6H12O6 यानी ग्लूकोज। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करने के बाद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट बनते हैं। तो स्टार्च का यहाँ पर जनरल फार्मूला हो जाता है C6H10O5, ओके, और उसके nth यूनिट होंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सेकंड ऑप्शन है C6H10O5N। तो ये अपने लिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकराइड इज पेंटोज। अब IUPAC नेमिंग करते वक्त हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है या तो उनको अल्डोज या फिर कीटोज, इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, लेकिन और भी उसमें मॉडिफिकेशंस किया था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम। जैसे कि किसी कार्बोहाइड्रेट में अगर 6 कार्बन्स है तो उसको हेक्सोज बोला गया, किसी में 7 होंगे तो उसको हेप्टोज बोलेंगे, किसी में 5 होंगे तो उसको पेंटोज बोलेंगे। अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोज, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकराइड इज पेंटोज, ठीक है, तो पेंटोज होना चाहिए, यानी 5 कार्बन इसमें होने चाहिए। तो ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज क्या है? अल्डो हेक्सोज है। फ्रुक्टोज क्या है? कीटो हेक्सोज है, इसमें भी 6 कार्बन होता है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में फर्क है। गैलेक्टोज भी ग्लूकोज जैसा ही स्ट्रक्चर है, ये भी अल्डो हेक्सोज ही है, गैलेक्टोज। हाँ, सिर्फ ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो वहाँ पर 4th नंबर के कार्बन्स पे जो एटम ग्रुप होते हैं उनमें फ्लिपिंग होता है। बाकी जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा जाए तो बिल्कुल एज सिमिलर टू ग्लूकोज जैसा ही है। तो ये अल्डो हेक्सोज ही हैं, ये कीटो हेक्सोज हैं, ये अल्डो हेक्सोज है। राइबोज ही हैं जो क्या है? पेंटोज है, और अल्डो पेंटोज है, या फिर आप उसको बोल सकते हो पेंटोज, ठीक है। तो राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, यानी यहां पर राइबोज ये हो जाएगा पेंटोज। तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहां पर राइबोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन CH2OH COCHOH4 CH2OH। अब इस स्ट्रक्चर में CH2OH और CH2OH आपको 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो, CO ग्रुप भी दिखाई दे रहा है तो कार्बोनिल ग्रुप है, ओके। अब C डबल बॉन्ड O है तो मतलब ये क्या होना चाहिए? कीटोज होना चाहिए, इसमें कीटोनिक ग्रुप है। अच्छा, IUPAC नेमिंग के हिसाब से क्या हो सकता है? अल्डो हेक्सोज होगा, अल्डो हेप्टोज होगा,
कीटो टेट्रोज होगा या कीटो एट्रोज होगा। अब अल्डो वाले तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें कार्बोनिल कार्बन है, कीटो वाला हो सकता है, तो या तो कीटो टेट्रोज होगा या तो कीटो हेप्टोज होगा। अब ये टेट्रोज और हेप्टोज ये वर्ड हम कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इस चेन में अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम मेजर करते हो तो कितने आ रहे हैं, 1 2 ये 4 6 हो गया और एक लास्ट वन 7, और 7 के लिए हम हेप्टोज ये वर्ड यूज करते हैं। कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कीटो हेप्टोज हो जाएगा, है ना। तो यहां पर डी ऑप्शन अपने लिए करेक्ट होगा, दैट इज कीटो हेप्टोज। समझ में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या है और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, बस उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स के नेमिंग करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अ मॉलिक्यूल ऑफ स्टैचियोज कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स। स्टैचियोज, तो यहां पर देखो हमने जब क्लासिफिकेशंस किया था, ठीक है, तो उसमें हमने सैकराइड्स में मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड्स, इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशंस देखा था। ठीक है, मोनोसैकराइड्स, उसके बाद में ऑलिगोसैकराइड्स, उसके बाद में पॉलीसैकराइड्स। ऑलिगोसैकराइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स एंड टेट्रासैकराइड्स। तो देखो मोनोसैकराइड्स में तो होते हैं सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। ओके, डाइसैकराइड्स में क्या होते हैं, डाइसैकराइड्स में देखो मोनोसैकराइड्स में होते हैं सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, ये होते हैं मोनोसैकराइड्स। ठीक है, उसके बाद में जो रैफिनोज है, ठीक है, रैफिनोज ये होता है डाइसैकराइड्स में। ठीक है, सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज, रैफिनोज, और एक होता है स्टैचियोज। ठीक है, स्टैचियोज। अब यहां पर मोनोसैकराइड, यहां पर डाइसैकराइड होनी चाहिए। ऑलिगोसैकराइड्स का क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, यहां पर ऑलिगोसैकराइड्स में ये जो हैं सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, ये एक्चुअली डाइसैकराइड है। ठीक है, सॉरी, हाँ, क्लासिफिकेशन में सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज ये एक्चुअली क्या है, डाइसैकराइड्स है। ठीक है, डाइसैकराइड। रैफिनोज होता है यहाँ पर ट्राइसैकराइड। ठीक है, और स्टैचियोज होता है यहाँ पर टेट्रासैकराइड। टेट्रासैकराइड। डाइसैकराइड्स मतलब क्या हो रहा है, ये जब हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 सिंपलर यूनिट में ये कन्वर्ट होगा और 2 मोनोसैकराइड्स की यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 मोनोसैकराइड्स की यूनिट मिलेंगे। एक मोनोसैकराइड्स का यूनिट यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C6H12O6। अब इसमें है डाइसैकराइड, डाइवर्ड है तो कार्बन के बिल्कुल ट्वाइस इसमें कार्बन होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी ये है मोनोसैकराइड। ठीक है, और मोनोसैकराइड्स के बाद हम यहां पढ़ रहे हैं डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड्स में इसके 2 यूनिट आएंगे, मतलब कार्बन हो जाएंगे 12। यहां पर टोटल कार्बन कितने आएंगे, 12। ट्राइसैकराइड में इसके 3 यूनिट्स मिलेंगे, यानी कार्बन टोटल हो जाएंगे 18। और टेट्रासैकराइड जो हैं, टेट्रासैकराइड्स में कार्बन के 4 यूनिट्स होंगे इस मोनोसैकराइड्स के, तो कार्बन टोटल कितना हो जाएगा, 24। ओके, इस तरीके से शॉर्टली ध्यान में रख सकते हो। मोनोसैकराइड में 6 कार्बन, डाइसैकराइड्स में बिल्कुल कार्बन बढ़ाते जाना है। डाइसैकराइड तो कार्बन के ट्वाइस यानी 12 हो जाएगा। ट्राइसैकराइड में कार्बन जितने उसका थ्राइस यानी 18 होगा। और टेट्रासैकराइड में कार्बन का 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो स्टैचियोज जो एग्जाम्पल है ये टेट्रासैकराइड का है ना। तो यहां पर पूछा क्या है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ स्टैचियोज कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम, तो जो कि टेट्रासैकराइड है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो 4 मोनोसैकराइड्स के यूनिट मिलेंगे। हर मोनोसैकराइड्स में 6 कार्बन, तो 4 मोनोसैकराइड्स में टोटल 24 कार्बन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा, यहां पर डी। ओके, करेक्ट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा डी। क्लियर, समझ में आया। अब ये हो गया अपने 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ओपन चेन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन। ओपन चेन फार्मूला बोला है, ठीक है, ओपन चेन फार्मूला, साइक्लिक नहीं। ठीक है, ओपन चेन फार्मूला अगर ग्लूकोज का देखते हैं तो यहां पर ओपन चेन फार्मूले में क्या होता है, पहला होता है अल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO। ठीक है, उसके बाद यहां पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक होता है लास्ट 6 कार्बन, जो कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है CH2OH। ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में। ठीक है, बाकी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में ही रखना है। जैसे कि यहाँ पर OH, यहाँ H आएगा, यहाँ पर OH, ठीक है, और यहाँ पर भी OH, H और यहाँ पर H। ये तो हुआ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है, यहाँ पर जो CHO ग्रुप है ये एक्चुअली क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। एनोमेरिक कार्बन भी होता है, अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। सवाल क्या किया है, ओपन चेन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन। देखो इसमें क्या है,
एक CHO ग्रुप है यानी फॉर्मिल ग्रुप है, इसमें फॉर्मिल यानी अल्डिहाइड ग्रुप तो है। उसके बाद है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, एनोमेरिक कार्बन है लेकिन एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल नहीं है। इस एनोमेरिक कार्बन को एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। एनोमेरिक कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये है प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये जो कायरल कार्बन आपको बीच में दिखाई दे रहे 4, इनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ये क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो फिर एक बात ध्यान में आती है कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यहां नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें फॉर्मिल ग्रुप है। एनोमेरिक कार्बन तो है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल नहीं है। अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता तो शायद वहां पे दिखाई देता, ठीक है। आपने देखा होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में वहां पर ये ऑक्सीजन एक्चुअली क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर OH ग्रुप बना देता है। लेकिन ध्यान देना यहां पर ओपन चेन बोला है, इसमें इसको फोकस करना है, ठीक है। तो ओपन चेन फार्मूले में एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता और वही पूछा है कि ओपन चेन फार्मूला ग्लूकोज डज नॉट कंटेन, तो इसमें एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो ये अपने लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन या टॉलेंस टेस्ट ये कौन से कंपाउंड शो करेंगे जो कि मतलब जनरली अल्डिहाइड, ठीक है। अगर अल्डिहाइड है या फिर कीटोनिक ग्रुप अगर है, जैसे कि हेमी एसिटल या हेमी कीटल, ठीक है, जिसमें बन सकता है हेमी एसिटल किसमें बना था? अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। हेमी कीटल किसमें बना था? कीटोन प्लस अल्कोहल। तो जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल का प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिवली शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है हमें कि अल्डिहाइड या कीटोनिक कोई ग्रुप किसी में प्रेजेंट है तो वो एक्चुअली इस टेस्ट को क्या करेंगे? पॉजिटिवली शो करेंगे, और नहीं है तो नहीं। तो यहां पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। ग्लूकोज इसको बोलते हैं अल्डो हेक्सोज, अल्डो अल्डिहाइड है भाई तो पॉजिटिव टेस्ट बताएगा। फ्रुक्टोज कीटो हेक्सोज, तो कीटो है, कीटोनिक ग्रुप है तो बताएगा। सुक्रोज में नहीं होता, अल्डिहाइड तो नेमी अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड तो ये टेस्ट को पॉजिटिव शो करता ही है। सुक्रोज नहीं होगा क्योंकि सुक्रोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो वहां पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज ये एक्चुअली रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब वो फेलिंग या टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिवली शो नहीं करेगा, ठीक है। और उसके पीछे रीजन भी है कि अगर सुक्रोज में देखा जाए, देखो फेलिंग टेस्ट या जो टॉलेंट टेस्ट है इसको अगर पॉजिटिवली शो कर रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ध्यान में रखना कि कार्बन जो है, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर इनके लेते हो तो कार्बन जो है एक तरफ कार्बन में ये ईथर ऑक्साइड लिंकेज होना चाहिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होना चाहिए, और ये कार्बन या तो हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए या फिर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आपको इस तरीके का कार्बन का अगर बॉन्डिंग दिखाई दे, ठीक है, तो समझना कि ये एक्चुअली रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर रहा है या फिर ये फेलिंग या टॉलेंट टेस्ट को पॉजिटिव शो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ग्लूकोज में अगर देखोगे तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल भी है, और अगर ग्लूकोज का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालते हैं हैवर्थ फार्मूला तो उसमें इथरल लिंकेज भी है। फ्रुक्टोज में भी है, अल्डिहाइड में तो एक्चुअली नेम ही है अल्डिहाइड तो वो तो बताएगा इस टेस्ट को पॉजिटिव। सुक्रोज में नहीं होता, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज का जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है तो वहां पर आपको क्या नहीं दिखाई देगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाता है, और इसलिए ये सुक्रोज के केस में आपको नहीं दिखाई देगा। तो उस वजह से सुक्रोज जो है ये इस टेस्ट को पॉजिटिवली शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, दैट इज द सुक्रोज, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? स्टैच्यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने देखा स्टैच्यूज ही किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स में क्लासिफिकेशन किया था डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, और एक था पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, राइबोज। ऑलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड में क्या होता है? रैफिनोज। टेट्रासैकेराइड्स में क्या होता है? स्टैच्यूज, ठीक है। और लास्ट था पॉलीसैकेराइड क्लासिफिकेशन, उसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज होता है। तो स्टैच्यूज होता है टेट्रासैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड्स का जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें स्टैच्यूज होता है टेट्रासैकेराइड। तो इसमें मोनो, डाई, ट्राई और लास्ट है टेट्रासैकेराइड।
तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आप क्लासिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसमें आपको एग्जांपल्स के साथ क्लासिफिकेशंस बताया, मैंने पढ़ा दिया था, तो उस तरीके से यहाँ पर टेट्रासैकराइड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद है हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ग्लूकोज पेंटाएसिडेट फ्रॉम 2 मोलर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर 2 मोलर के लिए ध्यान देना है। ओके, तो देखो हमने ग्लूकोज के एक्चुअली स्ट्रक्चर्स को फिशर प्रोजेक्शंस फार्मूला जब हमने देखा था तो वहां पर हमने ग्लूकोज के कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे थे, केमिकल एविडेंस से ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ में आया था। ठीक है, तो यहां पर हमने इस एसिटिक एनहाइड्राइड को कहा यूज किया था कि हमें कंफर्म करना था कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए हमने ग्लूकोज का रिएक्शंस किया था एसिड एनहाइड्राइड से, और यहां पर ग्लूकोज से पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जैसे कि ये है, अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं CHO, ठीक है, यहां पर होता है CH देन OH4 और ये होगा CH2OH। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो एक मिनट, यहां पर अपन देखो, यहां पर हमने क्या किया था, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला लिया था CHO देन CHOH4 और यहां पर था CH2OH। इसका रिएक्शंस किया था हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO होल ट्वाइस और ये O, इसको जैसे हमने रिएक्ट किया था, यहां से क्या हुआ था एक्चुअली, जब हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते तो यहां पर पेंटा एसीटेट बनता है, यानी ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से रिप्लेस होते हैं। ठीक है, और इसका कन्वर्शन जो है वो होता है पेंटा एसीटेट में, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ग्लूकोज पेंटाइड। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ओके, तो यहां पर क्या होता था कि इसको जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते थे, हाइड्रोक्सिल यहां से रिप्लेस होता था और दो में से इस कंपाउंड में से कार्बन ऑक्सीजन या इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो, जैसे कि ये बॉन्ड यहां से टूट गया, तो कार्बन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड टूट जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल से और यहाँ ये हाइड्रोक्सिल से जुड़ जाएगा। अब ऐसे आपको इसमें नंबर ऑफ यूनिट लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और OH निकलने के बाद इसके जगह पे ये ग्रुप अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा CHO देन CH और ये जो है ये कार्बन अब किससे जुड़ जाएगा इस तरफ, इस यूनिट से, दैट इज ऑक्सीजन देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ओके, कितने हैं, 4th है, तो इसके 4th यूनिट बनेंगे। उसके बाद इस तरफ है CH2, ये भी हाइड्रोक्सिल यहाँ से रिमूव होगा और ये ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा OC डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। तो एसीटेट देखो यहाँ पर ये एक है और यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं यानी 5, इसको अपन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहते थे। तो जब आप यहाँ पर 1 मोल या 1 मोलर अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो तो उसमें 5 पेंटा एसीटेट बन रहे हैं, 5 पेंटा एसीटेट। पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फ्रॉम 2 मोलर, फॉर 1 मोलर 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लगेगा, लेकिन पूछा है कि 2 मोलर के लिए कितना, जब आप इसको ट्वाइस करोगे तो इसको भी आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। एक ग्लूकोज के लिए अगर 5 यहां पर मॉलिक्यूल लग रहा है तो 2 ग्लूकोज के लिए 10 लगेंगे, या 1 मोल के लिए ये 5 मोल लगते हैं तो यहां पर 2 मोल्स के लिए या 2 मोलर के लिए हमें 10 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 5 के बिल्कुल ट्वाइस करना है, तो यहां पर इस 2 मोलर के लिए ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे C, दैट इज द 10। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये 9 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब लास्ट अपना 10 क्वेश्चंस क्या है भाई, द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज में कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, कितने हो गए अनसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, कुछ लोगों को ध्यान में आ भी गया होगा कि असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है। इसमें पहला जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, लास्ट है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। असिमेट्रिक किसको बोलते हैं, असिमेट्रिक ग्रुप कार्बन उसको बोला जाता है जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच हो। ऐसे अगर यहाँ पर कायरल कार्बन एटम देखें तो 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ये जो 4 कार्बन हैं
यही एक्चुअली क्या होता है, असिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसको हम एस्ट्रिक से शो करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज में 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको असिमेट्रिक कार्बन एटम दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज, कितने होंगे यहाँ पर, 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, यानी अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे और उसके ये आंसर्स थे, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो, थैंक यू।